नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ये है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में, यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। पिछले जो लेक्चर था उसमें हम इन प्रक्रियाओं के एक चरण के बारे में हमने देख लिया था, जो कि क्या था, अपक्षय वाली चीज़ें जो हैं वो हमने देख ली थी। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम देखेंगे अपर्दन के बारे में, निक्षेपण क्या होता है, वृहत संचलन जिसमें मृदा स्खलन वगैरह होता है, भूस्खलन वगैरह होता है, वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा निर्माण के कारक जो कौन कौन से होते हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, सबसे पहले है वृहत संचलन। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वृहत संचलन का मतलब मोटा मोटी ये होता है कि देखिए, अपर्दन में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है टूट टाट के थोड़े थोड़े ऐसे प्रवाह उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों का होता है, वो होता है अपर्दन वगैरह। मगर वृहत संचलन में क्या हो जाता है, बहुत सारा मलबा या बहुत सारी चीज़ें जो है उसका अपर्दन एक साथ होता है, वो एक साथ टूट जाती है, एक साथ संचलन होता है, इसलिए उसे कहते हैं वृहत संचलन या मास मूवमेंट, है ना। तो वृहत संचलन के अंतर्गत कौन सा आते हैं, जिसमें शैलों का वृहत मलबा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है, उसको कहते हैं वृहत संचलन। किसकी वजह से होगा, पानी पी लूं एक बार। ये होगा किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। देखिए, ये है यहाँ पर, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ से टूट के नीचे आ गया। ये है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से टूट के एक साथ बहुत सारा मलबा नीचे आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, मास मूवमेंट या वृहत संचलन। एक मिनट में पानी पी लूं। देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वायु होता है, जो जल होता है, जो हिम यानी बर्फ होती है, वो ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा को नहीं ढोता है, बल्कि मलबा भी कभी कभी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर ले जाता है। और वृहत जो मलबा होता है, उसकी संचलन गति मंद से लेकर तीव्र हो सकती है, यानी धीरे धीरे वो नीचे आ सकता है, या एकदम से जैसे भूस्खलन हो जाता है वो वैसे भी वो नीचे आ सकता है ना। और होता किस वजह से है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। इसकी वजह से क्या है, देखिए, अपक्षय तो पहले हो गया, यानी कोई चीज़ टूटेगी यहाँ से वो तभी नीचे आएगी, परंतु हर बार अपक्षय हो उसी वजह से वृहत संचलन हो जरूरी नहीं है, ठीक है। वृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो तो सहायक होती ही होती है, बिना गुरुत्वाकर्षण की वजह से, बिना गुरुत्वाकर्षण के वृहत संचलन नहीं होगा। और कोई भी भू आकृतिक कारक हो, जैसे प्रवाहित जल हो, चाहे वो हिमानी हो, हिमानी मतलब ग्लेशियर, चाहे वो वायु हो, चाहे लहरें हों या चाहे धाराएं हों, ये वृहत जो संचलन है उसकी प्रक्रिया में सीधे रूप से वो शामिल नहीं होते। जरूरी नहीं कि यहाँ से पानी बह रहा हो तभी ये वृहत संचलन होगा, है ना। ये मान लो यहाँ से ज़मीन लूज हो गई है, इसकी वजह से जो है ये नीचे खिसक के आ गई, इसकी वजह से तो वृहत संचलन हो सकता है। परंतु हाँ, एक चीज़ इसमें होगी ही होगी, क्या वो कार्य होगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण हमेशा होगा ही होगा। जो असंबद्ध कमजोर पदार्थ होते हैं और छिछले संस्तर वाली शैलें हो गई, भ्रंश उत्पन्न हो गया मतलब दरार, और तीव्रता से जो झुके हुए संस्तर हैं, खड़े भृगु है, वो सब चीज़ें जो है इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, वृहत संचलन हो जाता है ना। और वृहत संचलन की सक्रियता के बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने का आधार का हटा देना। यानी प्राकृतिक रूप से ही मान लो यहाँ पर ये चट्टान टिकी हुई है, ये सब यहाँ पर टिकी हुई है, ये देखिए मिट्टी यहाँ पर टिकी हुई है, परंतु इसका नीचे वाला क्षेत्र जो है यही हटा दिया जाए, या तो कोई खोद के हटा दे या तो प्राकृतिक रूप से ही हट जाए, है ना। इसकी वजह से हो जाता है। फिर ढालों की प्रवणता ऊंचाई में वृद्धि हो जाए। ढाल पहले देखिए इस प्रकार से थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कम ढाल होता है, और ढाल सीधा एकदम इतना हो जाए, उसकी वजह से भी क्या हो गया, प्रवणता बढ़ गई, उसकी वजह से भी जो है वृहत संचलन हो सकता है। और पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, कृत्रिम या जो है भार जो है वो भराव वहाँ पर हो गया किसी चीज़ से, इसकी वजह से भी वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ से अतिभार की वजह से भी वृहत संचलन हो सकता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि चीन में क्या था, जो ग्लेशियर लेक थी वो वहाँ पर भर गई, और वो अब बहुत सालों से भरी नहीं थी, इसकी वजह से वहाँ ज़्यादा भार हो गया और वहाँ पर भूस्खलन जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार के अतिभार की वजह से हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा हो जाए और संतृप्त एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन यानी लुब्रिफिकेशन के द्वारा भी हो जाए। मान लो यहाँ पर है और बहुत ये ढाल है थोड़ी, इस पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ पर कटाव होना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। क्योंकि ये जो पहले जुड़ा हुआ, ये एक दूसरे से चट्टानें जो है वो सब जुड़ी हुई थी, इनमें क्या हो गया, लुब्रिफिकेशन हो गया पानी की वजह से, और यह ढीली पड़ जाती है, इस वजह से भी हो सकता है।
और जो मूल ढाल है उसके सतह पर से अगर पदार्थ हट जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है। भूकंप आ जाए तो जो चट्टान है वो लूज हो जाएगी, उसकी वजह से तब जो है नीचे की तरफ खिसक के जो है वो आ सकता है। इस प्रकार से जो है वो हो सकता है। विस्फोट हो जाए या बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पर खुदाई वगैरह कर रही हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो देखिए जो अपने हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन वगैरह होता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। ये सब कारक जो है आप लिख सकते हो जब भूस्खलन के बारे में आपसे पूछा जाए। झीलों, जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन हो जाए, इसकी वजह से भी होता है कि एकदम से बहुत सारा जल निष्कासन की वजह से हो गया, बहुत सारा जल पानी छूट गया इनसे, तब हो सकता है। प्राकृतिक वनस्पति है उसका अंधाधुंध विनाश कर दिया जाए। मान लो ये ढाल है और ये ढाल पर है ना, इस ढाल पर यहाँ पर उगे हुए हैं पेड़, और ये पेड़ उगे हुए हैं, वो ढाल को क्या करेंगे, अपनी तरफ बांध के रखेंगे मिट्टी को, और इन पेड़ों को काट दिया जाए तो इनकी जड़ें भी समाप्त हो जाएगी, और ये ढाल जो है यहाँ पर मिट्टी को बांधने वाले, चट्टानों को बांधने वाला कोई माध्यम रहेगा नहीं, इसकी वजह से जो है वो नीचे ये खिसक के आ सकता है। ठीक है। अनुप्रस्थ विस्थापन जो है उसकी वजह से हो सकता है, और प्रवाह, और ये क्या हो गया अपना स्खलन वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाती है, इसकी वजह से भी अपना क्या हो जाता है, वृहद संचलन हो जाता है। अब आ जाता है वृहद संचलन का ही एक पार्ट, भूस्खलन, है ना। भूस्खलन के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। भूस्खलन मतलब जो भू मतलब ज़मीन, और वो एकदम से उसका स्खलन हो जाए, यानी स्लाइड कर जाए नीचे की ओर, तो वो हो जाएगा भूस्खलन। भूस्खलन जो होता है वो थोड़ा तीव्र गति से होता है, जिसमें स्खलित होने वाले पदार्थ जो है अपेक्षतया शुष्क होते हैं। यानी भूस्खलन में पानी में बहुत ज़्यादा बरस गया उसकी वजह से हो, इतना कोई आवश्यक नहीं है। भूस्खलन जो है वो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर कोई पानी नहीं बरसा है, कोई कुछ नहीं है, बस ये हो गया कि यहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ी लूज होगी, इसकी वजह से नीचे की तरफ आ गया, तो ये हो गया भूस्खलन। देखिए अलग अलग प्रकार के भूस्खलन यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं। वो एक एक आपको इस प्रकार से याद नहीं रखना कि रॉकफॉल क्या होता है, टोप्पल क्या होता है, डेब्रिस एवलांच क्या होता है, ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। ठीक है। और इस वर्ग के पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं, जैसे कि ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ, ये इतने सारे आपको जो है ना, ये लोटन वोटन, ये सब आपको इतनी कठिन चीज़ें जो है आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो ये समझिए कि भूस्खलन जो है वो किस वजह से हो जाता है, वो शुष्क रूप से भी हो सकता है, उसमें पानी बरसा हो, अपर्दन हुआ हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जो तीव्र ढाल होती है वहाँ पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। जो एकदम तीव्र ढाल मतलब इस प्रकार से है, ये ढाल यहाँ बन गई है ऐसे, तो ये तीव्र ढाल है। एक ढाल मान लो कि ऐसे है, मैं बता दूँ, एक ढाल जो है वो इस तरीके से है, तो ये तीव्र ढाल है। एक ढाल जो है वो इस प्रकार से है, तो यहाँ पर जल्दी भूस्खलन होगा, और यहाँ पर जो है वो भूस्खलन होगा वो थोड़ा खतरनाक भी होगा इसके बजाय, है ना। समझ में आई आपको बात? यही ये कहना चाहता है। और ये अलग अलग देखिए, अगर सीधी खेल वो चट्टान सीधे यहाँ से नीचे गिर गई तो उसे क्या कहते हैं, शैल पतन कहते हैं, जो यहाँ पर दर्शाया गया है शैल पतन। देखिए कहाँ पर दर्शाया गया है, ये देखिए रॉकफॉल, इसे कहते हैं शैल पतन, ये दर्शाया गया ना यहाँ पर, इसे कहते हैं शैल पतन। ठीक है। चलिए वापस अपने वहाँ। ठीक है। तो वृहद संचलन एवं वृहद संचलन में आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है, इसको छोड़ो आप, ये वाली चीज़ जो है ये अगली बार आप पढ़ो। हमारे देश में मलबा, अवदाब, दाब एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते रहते हैं। हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर हमारे घटित होते रहते हैं। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कहाँ कौन से क्षेत्र में हिमालय है, हिमालय के जो है कितनी श्रृंखलाएं हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वहाँ पर है अपना हिमालय, तो वहाँ पर देखिए आपको भूस्खलन की खबरें आपको मिलती ही रहेगी, है ना, खासतौर से बारिश के दिनों में। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो पहला हो गया हिमालय जो है वो विवर्तनिक दृष्टिकोण से अधिक सक्रिय है ना। विवर्तनिक दृष्टि से सक्रिय कैसे, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है, एक तो यूरेशियन प्लेट और यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है एक दूसरे से टकराती है, उसके वजह से हिमालय का निर्माण होता है। और ये प्लेटें जो है कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं, दोनों महाद्वीपीय, इसकी वजह से कोई भी प्लेट का सबडक्शन नहीं हुआ है, और ज्वालामुखी तो यहाँ निकलेगा नहीं। उसकी वजह से क्या होगा कि चट्टान, ये जो प्लेटें एक दूसरे में अभी भी फंसी हुई है, और जब जब इनका जो है यहाँ से एनर्जी का रिलीज होता है वहाँ पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, उसकी वजह से भी भूस्खलन यहाँ पर होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर जो परतदार शैल और असंगठित एवं अर्धसंगठित पदार्थों से ये बनी हुई है, परतदार शैलें जो है यहाँ पर बनी हुई है, इसकी वजह से भी यहाँ पर हो जाता है। तो एक परत मान लो टूट के नीचे आ गई, फिर इसकी ढाल जो है वो मध्यम न होकर तीव्र है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो जो अपना बना हुआ है
हिमालय जो बना हुआ है ये नवीन है अभी अपेक्षाकृत, है ना। अगर अरावली को देखें तो अरावली क्या है, ये बताइए वलित पर्वत था, पुराना पलित, है ना, अवशिष्ट पर्वत है वो। तो उसमें क्या है कि ढाल जो है वो अब एकदम खड़े ढाल नहीं है, उसमें क्या होगा कि थोड़े इस प्रकार से ढाल हो गए। परंतु जो ये नवीन पर्वत अभी बना हुआ है हिमालय, उसमें क्या है कि ढाल जो है अभी भी तीव्र है। तो जहाँ ढाल तीव्र है वहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है ना, भूस्खलन की संभावना वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये टेक्टोनिक रूप से भी जो है सक्रिय है, इसकी वजह से भी हो जाता है। अगर हिमालय की तुलना करी जाए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की जो सीमा है वहाँ पर पश्चिमी घाट के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर जो पश्चिमी घाट है उसके साथ अगर इसकी तुलना करी जाए तो वो विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी भी है और वहाँ के शेल जो है वो कठोर भी है, इसलिए वहाँ पर जो है कम भूस्खलन की आपको प्रक्रियाएं या घटनाएं देखने को मिलेगी। हालांकि होती वहाँ पर भी है, ठीक है ना, ये है। और फिर अगर एक साथ वर्षा आ जाए ज़्यादा, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, बारिश जो एक साथ एकदम से ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से भी भूस्खलन हो जाता है, जबकि वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। मैं आपको एक बार भारत का चित्र बना के यहाँ पर ये अपना भारत का नक्शा बन गया। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ वाला, ये है पश्चिमी घाट, है ना, ये क्या है, पश्चिमी घाट। ये पर देखिए गुजरात है, ये महाराष्ट्र है यहाँ पर, है ना, ये गोवा पड़ जाता है, फिर कर्नाटक आ गया, फिर यहाँ पर ही केरला वाला क्षेत्र जो आ जाता है, तो ये यहाँ पर पड़ता है। और अपना ये जो है हिमालय पर्वत कहाँ पड़ता है, हिमालय श्रृंखला पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में तीव्र ढाल है, ठीक है। पर्वत भी नवीन है, पर्वत नवीन है तो चट्टानें उतनी मजबूत नहीं है और परतदार चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें यहाँ। फिर टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है, टेक्टोनिक रूप से सक्रिय ये क्षेत्र हुआ करता है। फिर यहाँ पर एक जब बारिश जो होती है ना, वर्षा, वो एकदम से वर्षा ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है, बादल फटने की वगैरह आपको घटनाएं यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। बादल फटना क्या होता है वो भी मैं आपको जब भारतीय आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊँगा बादल क्यों फटते हैं और वर्षा कितने प्रकार की होती है, उसकी वजह से ही ये बादल फटता है। यहाँ पर क्या है, इस जगह पर अपने पश्चिमी घाट में अपेक्षाकृत ये पुराने पर्वत हैं और ये कठोर चट्टानों से बने हुए हैं, ग्रेनाइट की चट्टानों से मिलकर ये बने हैं, इसलिए, और ये टेक्टोनिक रूप से भी स्थिर है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलती है लैंडस्लाइड या भूस्खलन की जो प्रक्रियाएं हैं। अब देखिए, अगर यूपीएससी में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको 10 नंबर का क्वेश्चन ये सीधा साधा पूछा जा सकता है आपको, तो उसमें आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप चित्र बना देंगे। ये अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पर बता देंगे, ये आप यहाँ पर पश्चिमी घाट बता देंगे, और कारण जो है आप ऐसा अगर बता देंगे तो सीधा साधा आपको 10 नंबर में से जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यही आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो भूस्खलन देख लिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर भूस्खलन का आपको मैंने चित्र दिखा दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए भूस्खलन किस प्रकार से हो जाता है। देखिए पूरे की पूरी यहाँ वाला जो क्षेत्र, ये वाला पहले ऊपर ही हुआ करता था, इसके बराबर ही यहाँ पर, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से ये आ जाता है नीचे। वो कारण कौन से, कि भाई ये सॉइल है यहाँ की लूज हो गई है ना, पानी अगर ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा हो गई उसकी वजह से हो गया, तो ये फिर नीचे की तरफ आ जाता है। अगर ढाल तीव्र होता है तो ये ज़्यादा खतरनाक विध्वंसक हो जाता है, और ढाल मंद होता है तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, उससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हालांकि ये जो क्षेत्र है इसको तो नुकसान हो ही जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपर्दन और निक्षेपण के बारे में। मैंने आपको कल बताया था अपक्षय, ठीक है, और अपक्षय में हमने देखा था कि जो मूल स्थान है वहीं पर चट्टानें वगैरह टूट जाती है और वो अपक्षय वहाँ पर उसको कहते हैं। अपक्षय के बाद में ही चीज़ें शुरू होती है अपर्दन। हालांकि ये जरूरी नहीं कि पहले अपक्षय हो बाद में अपर्दन हो, है ना, और अपर्दन के बाद में अपर्दन का परिणाम होता है निक्षेपण, है ना। मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा दूँ, फिर पढ़ के भी मैं आपको समझा दूंगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है अपर्दन हो रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो रहा है निक्षेपण। ये यहाँ पर देखिए अपर्दन हो रहा है, ये यहाँ से लेके आ गया और यहाँ पर आके निक्षेप कर दिया। निक्षेप मतलब जमाव,
है ना। यहाँ पर देखिए निक्षेप अपर्दन मतलब कटाव जो कर रहा हो रहा है, वो जल कर सकता है, वो आपकी वायु कर सकती है, वो हिमानी कर सकती है यानी ग्लेशियर कर सकते हैं, वो आपकी जो समुद्र में उठने वाली लहरें कर सकती है। अगला जो चैप्टर होगा ना उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो है जल अगर करता है कटाव या अपर्दन तो किस प्रकार की चीज़ों का निर्माण होता है, आकृतियों, और अगर समुद्री तरंगे करती है तो किस प्रकार का निर्माण होता है ना। इसमें अभी आप सिर्फ इनका मतलब समझ रहे हैं कि इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन यानी अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। मान लो देखिए ये नदी है, नदी इस प्रकार से बह रही है, तो ये यहाँ पर क्या कर देखिए डिपॉजिट कर दिया इसने, है ना। यहाँ पर इसने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ निक्षेपण कर दिया, और यहाँ पर देखिए ये कटाव कर रही है, यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर कटाव करेगी हमेशा, है ना। पानी ऐसे इस प्रकार से बहता है, जब नदी प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है तब वहाँ पर जब ढलान खत्म हो जाता है तो नदियाँ इसी प्रकार से विसर्प करती हुई बहती है, और यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर निक्षेपण कर दिया जाता है और यहाँ से कटाव करके नदी आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार से जो कटाव, और ये हमने समझ लिया है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, चित्र देखिए आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो ये हो गया क्या अपना अपर्दन, ये यहाँ पर दर्शाया गया है अपर्दन। और ये भी देखिए अपर्दन ये है ग्रैंड कैनियन, मैंने आपको बताया था ग्रैंड कैनियन किस पे है, कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो का पठार मैंने आपको बताया था, ये ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी का, है ना। तो इस प्रकार से देखिए नदी ने ये सब कुछ कटाव यहाँ पर अपर्दन किया है, करोड़ों सालों में ये हुआ है। यहाँ पर देखिए, है ना, आप लोगों को मैं और चित्र दिखा दूँ। ये जो है समुद्री तरंगे जो है वो किस प्रकार से जो लहरें होती हैं वहाँ पर अपर्दन कर देती है यहाँ पर चट्टानों का, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्लिफ बनी हुई है, भृगु इसे कहते हैं। चित्र की सहायता से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नदी है, ये नदी ने आकर यहाँ पर देखिए ये गाद कहीं से भी ये लेके आई होगी अपने मार्ग में से, और यहाँ लाके इसने जमा कर दिया है। ये जो चीज़ दिखाई गई है ये है अपर्दन, है ना। और ये वाले जो चीज़ें दिखाई गई है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ये मिट्टी जमा हुई आपको दिख रही है, ये हो गया निक्षेपण। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर हो रहा है देखिए अपर्दन करके ये नीचे आई है और यहाँ आके डिपॉजिट होगी नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया निक्षेपण, और ये हो गया अपर्दन। अब देखिए आपको अपर्दन और निक्षेपण होता क्या है ये तो आपको पता लग ही गया। ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो है वायु वगैरह जो है, वायु ने ये क्या कर दिया, मिट्टी का यहाँ पर निक्षेपण कर दिया है। और ये कहीं से तो कटाव करके लाई होगी, हो सकता है इस जगह से कटाव करके लाई हो, यहाँ से ये कटाव करके लाई हो, यानी वहाँ से इसका अपर्दन हो रहा हो और यहाँ पर आके ये निक्षेपित इसने कर दिया हो। ठीक है, ये चित्र हो गया। फिर आपको मैं बता दूं, हाँ चलो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि लिखने के लिए आपको जो वर्ड्स वोकेबलरी चाहिए वो आपको मिल जाए। अपर्दन के अंतर्गत शेलों के मलबे की अपस्थिति यानी एक्विजिशन मतलब इकट्ठा होना एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। अपर्दन में क्या हो गया, जो मलबे का जो एक्विजिशन हो गया, मलबे को प्राप्त कर लिया। मान लो ये चट्टान है, चट्टान से यहाँ से अपर्दन हो गया यानी मलबा जो है इसका ये प्राप्त यहाँ से इसने कर लिया। फिर उसका परिवहन, जब ये यहाँ से पानी हवा जो भी है इसको लेके जाएगी, परिवहन इसमें शामिल होता है। जब पिंडाकार शैलें जब अपक्षय अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल हो गया, भौम जल हो गया, हिमानी यानी ग्लेशियर हो गया, वायु हो गया या समुद्री लहरें हो गया, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको ले जाती है। यानी कि चट्टान है, मोटी सी चट्टान है, मोटी सी चट्टान है, मान लो ये कोई चट्टान है। अब इसका अपक्षय हो गया और ये चट्टान जो है इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, फिर इस प्रकार से और छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाती है, इस प्रकार से और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, इस प्रकार से जाके महीन हो जाते हैं। फिर इसको जल या तो ले जाएगा, परिवहन इसका कर लेगा, या तो वायु इसका परिवहन कर लेगी, इस प्रकार से इसका परिवहन हो जाता है। तो ये सब सम्मिलित किया जाता है किसमें, अपर्दन के अंतर्गत ये सम्मिलित किया जाता है। भू आकृतिक कारकों द्वारा इनका परिवहन कर दिया जाता है। भू आकृतिक कारक देखिए भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें, ये सब है। ठीक है। अपर्दन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है। तो अपर्दन के द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण हो गया। अब निम्नीकरण का मतलब आप समझते हैं, ये मान लो पहाड़ है यहाँ पर, है ना। तो अपर्दन क्या करेगा, इस जो है ये वाले पहाड़ को ये यहाँ से इसको अपर्दित करके नीचे कर लेगा। तो एक टाइम आएगा कि पहाड़ जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से ही रह जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखिए जैसे हमने अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में देखा था कि जब इसका निर्माण हुआ तो बहुत ऊंची थी, परंतु बाद में समय के साथ साथ इसका अपर्दन होता गया और आज ये नीची रह गई है ना। तो ये हो गया निम्नीकरण कर देता है उच्चावच का ये। ठीक है। लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए कोई अनिवार्य दशा नहीं है कि अपर्दन के लिए अपक्षय होना एक सहायक हो सकता है, परंतु हमेशा अपर्दन के लिए अपक्षय हो, यानी चट्टान टूटे ही पहले अपनी जगह पर तभी अपर्दन होगा, जरूरी नहीं है। अपर्दन खुद भी जैसे पानी बह के आ रहा तो अपने आप भी उसको बहा कर ले जा सकता है, काट के, है ना। ठीक है।
अपक्षय वृहत क्षरण में अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। अपक्षय के क्या होता है, वृहत क्षरण होता है। अपक्षय मतलब जगह पर ही वो चट्टान है टूट गई, उसकी वजह से वृहत क्षरण हो गया। अपरदन क्या है, निम्नीकरण की प्रक्रिया। निम्नीकरण मतलब जो भी उच्चावच बना हुआ है, जो भी उच्चावच है, इसको निम्नीकरण इसको कर देगा, घर्षण कर देगा, विघर्षित इसको कर देगा। ठीक है, फिर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वो चित्र आपको देख ही लेना। अपरदन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। जबकि जो हवा होती है ना, वायु होती है, वायु हो गई, जल हो गया, इनका कार्य जो है हिमानी हो गया, ये जलवायु से परिवर्तित ये प्रभावित होती है। परंतु जो लहरें और जो धाराएं हैं वो जलवायु से संबंधित नहीं है, कि जलवायु किसी प्रकार भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर समुद्र है पास में तो लहरें जो है वो तो अपना काम करेगी, है ना। ठीक है, और ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। निक्षेपण जो होता है वो क्या होता है, अपर्दन का परिणाम होता है। यानी पहले जो है अपर्दन होगा, फिर वही चीज़ तो जाके आगे निक्षेपित होगी, वही तो जाके कहीं पर इकट्ठा होगी। अगर कहीं पर कटा भी नहीं होगा तो भी निक्षेपण किस चीज़ का होएगा, है ना। वही ये यहाँ पर बताना चाह रहा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। स्थूल मतलब मोटे मोटे, फिर निम्न पदार्थ मतलब छोटे छोटे का बाद में होता है। यानी मान लो मैं यहाँ पर अगर आपको समझाऊँ कि ये नदी है, ये नदी अगर यहाँ पर निकली है तो जैसे ये पहले बाहर निकलेगी नदी तो गिरिपात यानी पहाड़ के जब इसका किनारा होगा वहाँ पर ये क्या होगी, मोटे मोटे चट्टानों का निक्षेपण कर देगी। ये मोटी मोटी चट्टानों का निक्षेपण। अब आगे आएगा तो और उससे छोटी चट्टानों का निक्षेपण हो जाएगा, है ना। और आगे जाएगा तो उससे छोटी चट्टानों का निक्षेपण हो जाएगा, है ना। और उससे आगे जाएगा तो देखिए अब ये मिट्टी निक्षेपित करती जाएगी। यानी अब ये समुद्र में मिलने वाली है, यहाँ पर ये मिट्टी जो है वो निक्षेपित अपने यहाँ करती जाती है। तो पहले स्थूल यानी बड़े बड़े का निक्षेपण होता है, उसके बाद में जो है छोटे छोटों का निक्षेपण होना शुरू हो जाता है। यही ये समझाना चाह रहा है आपको। ठीक है, अपरदन एवं निक्षेपण के कारक धरातल पर क्या होता है इसका विवेचन। अपरदन और निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या क्या कौन सी आकृतियों में निर्माण होता है वो अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं। अब देख लेते हैं मृदा निर्माण के बारे में, यानी सॉइल फॉर्मेशन। आज जो आप मृदा देखते हैं, आज जो आप मिट्टी आपके हाथों में आप कभी लेते हैं तो आपको पता लगेगा महीन महीन से इसमें कण होते हैं। आप जो मिट्टी देखते हैं जिसमें फसलें उगती है, वो जो मिट्टी है वो लाखों करोड़ों वर्षों में बनी हुई मिट्टी है। वो आज की जो अवस्था में पहुंची है उसको बहुत सारा समय लगा है और बहुत सारी प्रक्रिया से होकर वो गुजरी है। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो मृदा जो होता है गत्यात्मक माध्यम होता है। गत्यात्मक मतलब वो एक जैसा कभी नहीं होता, उसमें आप देखेंगे कौन कौन से उसके कारक होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं जो है वो हमेशा चलती रहती है। अनवरत मतलब लगातार चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम होता है। मृदा जब हम अपक्षय पढ़े तभी मैंने बताया था कि मृदा का निर्माण अपक्षय की वजह से होता है। चट्टानें मोटी मोटी एक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसके बाद तो छोटे छोटे टूट के मृदा का निर्माण होता है। हाँ, ठीक है, ये एक परिवर्तनशील भी होती है और विकासोन्मुख ये तत्व भी होता है। बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है और विकल्प रूप से ठंडी और गर्म, शुष्क और आर्द्र जो है ये मृदा हो सकती है। क्योंकि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तित हो रही है, मौसम वहाँ का हो रहा है, उस प्रकार से इनमें ये सब चीज़ें घटित होती रहती हैं। ये हमने देख लिया। यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद हो जाती है। तो जहाँ पर अगर ठंडी मृदा हो गया, ठंडा क्षेत्र होगा, वहाँ पर जैविक क्रियाएं जो है वो मंद पड़ जाती है। जो जैविक क्रियाएं होती है ना, जैविक क्रिया मतलब वहाँ पर बैक्टीरिया, सोइल में रहने वाले, है ना, जो जीव जंतु है वो रहने वाले वहाँ पर कम होंगे, इसलिए वो उसका कम जो अपघटन कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसका कम उपयोग वो कर पाएंगे। इसकी वजह से वहाँ पर घासें वगैरह जो सूख जाती है, जो वहाँ पर उनका, उसकी वजह से क्या हो गया, जैव पदार्थ है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका खाने वाले ही वहाँ पर कम है ना। और अगर गर्म क्षेत्रों में होता है तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि खाने वाले जीव जंतु बहुत ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया भी सॉइल में होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर मृदाएं जो है वहाँ पर जैविक पदार्थ है वो उनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, अब मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं हम देख लेते हैं। तो मृदा निर्माण को कहा जाता है मृदा जनन या पेडोजेनेसिस, इंग्लिश में कहते हैं पेडोजेनेसिस। ये पीसीएस के लिए आप याद रख लेना, पेडोजेनेसिस कहा जाता है मृदा जनन या मृदा निर्माण की प्रक्रिया को। सबसे पहले जो है मृदा निर्माण किस पे डिपेंड करेगी, तो अपक्षय जो होता है उस पर डिपेंड करेगी, है ना। फिर अपक्षय ही मूल आधार होता है। जब चट्टानें टूटेगी छोटे छोटे टुकड़ों में तभी तो जो है मृदा का निर्माण होना शुरू हो गया। फिर जो अपक्षय प्रावार लाया गया है उसके द्वारा क्या हो गया, पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे काई और लाइकेन द्वारा उपनिवेशित कर लिए जाते हैं। तो जब ये चट्टानें टूट गई, चट्टानें जो है ये मोटी मोटी चट्टानें हैं, ये मोटी मोटी चट्टानें, जब ये मोटी मोटी चट्टानें छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाएगी, जब ये चट्टानें छोटी छोटी इसमें टूट जाएगी,
उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पहले लाइकेन वगैरह उगेंगे, छोटे छोटे घास वगैरह यहाँ पर उगना शुरू होंगे, है ना। इन चट्टानों पे क्या होगा, छोटे छोटे घास वगैरह उगना शुरू होंगे, है ना। मान लो ये चट्टान होगी तो इस पर छोटे छोटे घास पहले उगेंगे, इसे लाइकेन कहते हैं ना। और लाइकेन के बारे में आपको बता दूं, लाइकेन जो है जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगेंगे। इनके बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है। यही यहाँ पर बताया गया। अरे कितने पेज आ गए, सॉरी। हाँ जी, तो हम यहाँ देख रहे थे कहाँ पर। फिर क्या होता है, उसके बाद में छोटे मोटे जीव जंतु हैं वहाँ पर अपना घोंसला वगैरह बना लेते हैं, और पौधों के जो मृत अवशेष होते हैं उनकी वजह से ह्यूमस जो है उसका एकत्रण हो जाता है वहाँ पर। यानी पौधा है, ये पौधा वहाँ पर मर गया, उसके बाद में इसका जो भी उसका कार्बन जो भी इसमें चीज़ें होंगी उसके वो वहाँ पर अपघटन उनका हो जाएगा, उसकी वजह से ह्यूमस जो है उसका निर्माण वहाँ पर हो जाता है। फिर वहाँ पर क्या होगा, और उसकी वजह से वहाँ पर छोटी छोटी घास वगैरह उग पाएगी, फर्न्स जो है वो उग पाएंगे। उसके बाद में वहाँ पर पशु पक्षी और वायु द्वारा जो बीज लाए जाते हैं वो बीज गिरा दिए जाएंगे, उसकी वजह से वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियों का निर्माण हो जाएगा, और यही झाड़ियाँ एक बार एक समय में आके बड़े बड़े जंगलों का निर्माण कर लेगी। और फिर ये पौधों की जड़ें नीचे जड़ों में जाती जाती है, फिर वहाँ पर बिल बनाने वाले जानवर आ जाएंगे, और वो जानवर वगैरह क्या करेंगे, वो ज़मीन को खोदेंगे, वहाँ पर वायु जो है वो प्रवेश करेगी, जल ठीक से प्रवेश करेगा, और जो ह्यूमस है वो भी वहाँ पर प्रवेश करेगा। इसकी वजह से फिर मृदा जो है वो परिपक्व हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से मृदा जो है परिपक्व होती है। समझ में आया आपको बात। पहले क्या होता है, मूल चट्टानें ही होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो, जो मूल चट्टानें जो होती है ना पहले वही होती है ना। यानी कि मूल चट्टानें ही सबसे पहले होती है, फिर मूल चट्टानें ये टूट जाती है, बीच में से टूट गई तो ये छोटी छोटी चट्टानें बन गई, है ना। छोटी छोटी चट्टानों पर क्या उग जाता है, छोटी छोटी चट्टानों पर घास वगैरह उगाता है ना, लाइकेन वगैरह उगाता है, ठीक है। फिर पशु पक्षियों द्वारा लाए गए जो बीज हैं वो पशु पक्षी द्वारा जो है पशु पक्षी लेके आए यहाँ पर, ये लोग लाके इन्होंने बीज गिरा दिए, बीज जो है छोटी छोटी झाड़ियों में उगाए। ये झाड़ियाँ जो है एक ज़माने में आके क्या हो जाएगी, बड़े बड़े पेड़ ये बन जाएंगे और जंगल का निर्माण हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु रहने लगे, जैसे चूहा हो गया, इस प्रकार से ये भूमि को खोदेंगे, है ना। केंचुआ वगैरह हो गया, ये खोदेंगे और फिर इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, हवा जो है वो इसमें चल जाती रहेगी, बैक्टीरिया जो है पैदा हो जाएंगे जैसे राइजोबियम, ये सब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर देंगे, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उसकी वजह से जो है मृदा एक पूर्ण परिपक्व होके सामने आ जाती है, जो आज के टाइम पे हमारे सामने है। अब देख लेते हैं मृदा निर्माण के कारक जो हैं वो कौन से होते हैं। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ चित्र की सहायता से। कितने सारे पेज आ गए। ये देखिए, इस प्रकार से सोइल फॉर्मेशन हो जाती है, ये रेनफॉल हुई, यहाँ से अपर्दन हो गया, ये अपक्षय हो गया, फिर नीचे आ जाती है धीरे धीरे, है ना। इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ आप समझिए मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो हो गया, पहले तो पेरेंट मटेरियल हो गया। जो पेरेंट मटेरियल मतलब जो जिस रॉक से, जिस चट्टान से निर्माण उसका होगा। जैसे अगर मान लो हमने पढ़ा था दक्कन का पठार, दक्कन का पठार हमने पढ़ा था, वो किससे बना हुआ है, वो लावा से बना हुआ है। तो वहाँ जो है मिट्टी पाई जाएगी, उसमें उसके गुण तो पाए जाएंगे ना, उस लावा में जो जो चीज़ें उपस्थित हैं, यानी लोहा उसमें अधिक मात्रा में पाया जाएगा, है ना। जीवाश्म जो है वहाँ पर ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दक्कन वाला क्षेत्र, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी इसीलिए पाई जाती है, उसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है क्योंकि वो लावा से बनी हुई है ना। तो उसके जो है उस मूल चट्टान जो है उसके तो गुण उसमें पाए ही जाएंगे। फिर आ गया क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट है उससे भी तो प्रभाव पड़ता है कि कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पर उसी प्रकार की मृदा का निर्माण होगा, है ना। जैसे जब मृदाओं के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लाल मृदाएँ होती है ना, पोरजोल मृदाएँ, लेटोजोल मृदाएँ, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की मृदाएँ होती हैं, है ना। वो उसकी जल की वजह से जो है वो पदार्थ जो वो निक्षालित होकर ज़मीन में चले जाते हैं, है ना। इस प्रकार से जो है उनका एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, ये जो है वो बह के चले जाते हैं। इस प्रकार से क्लाइमेट किस प्रकार का है, सूखा है तो वहाँ पर शुष्क मृदाओं का निर्माण होगा, है ना। जैसे मरुस्थल है तो वहाँ पर शुष्क मृदाओं का निर्माण होगा। फिर आ जाता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या आ जाता है कि मान लीजिए ये टोपोग्राफी मतलब उच्चावच होता है टोपोग्राफी का मतलब। तो ये देख ले, ये पहाड़ वाला क्षेत्र है पूरा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बहुत बारीक सॉइल जो है, बड़े
कम जो है वो सुदृढ़ यहाँ पर मृदा का निर्माण हो पाएगा। परंतु यहाँ पर अगर यहाँ देखोगे इस ढाल पर थोड़ी कम ढाल है यहाँ पर, तो यहाँ पर आके थोड़ी उससे थोड़ी अधिक मात्रा में अच्छी सॉइल यहाँ पर होगी। परंतु अगर यहाँ पर आओगे थोड़ा और समतल भूमि पर, तो यहाँ पर क्या होगा, मृदाओं का विकास बहुत अच्छे से होगा। तो इस प्रकार से टोपोग्राफी भी प्रभावित करती है कि ज़्यादा ढाल वाली है तो वहाँ पर मृदाएं पतली निर्माण होगी, और जहाँ पर समतल भूमि है वहाँ पर अधिक सुदृढ़ मृदाओं का निर्माण वहाँ पर हो पाएगा, मोटी मृदाओं। फिर होता है ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था चूहा है, तो चूहा क्या करेगा, वो खोदेगा उसको, केंचुआ है वो उसको खोदेगा, तो उसमें क्या होगा, हवा अंदर जाएगी, नाइट्रोजन अंदर जाएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ पर होगा, इस प्रकार से होगा। कबूतर वगैरह है, जो भी पक्षी वगैरह है, तो ये पक्षी वगैरह क्या करेंगे, बीज कहीं से लेके आएंगे, यहाँ पर डालेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे, ये सब उसकी वजह से फिर पेड़ पौधे मरेंगे तो उससे ह्यूमस की प्राप्ति होगी, इसलिए भी मृदाएं जो हैं वो परिपक्व होती है। ये ये गाय वगैरह ये घास चर रही है ना, और फिर ये यहाँ पर गोबर करेगी, फिर क्या होगा, ये गाय जो है अपने खुरों से जब चलती है तो मृदा जो है वो पोली हो जाती है, वहाँ से पोली हो जाती है ना, उसकी वजह से हवा और पानी उसके अंदर आसानी से जा पाता है। इस प्रकार से है वो जीव जंतु भी भूमिका निभाते हैं। जैसे केंचुआ है, केंचुआ क्या करता है, मिट्टी खाता है और फिर उसको निकालता है, उसकी वजह से वो उपजाऊ हो जाती है। फिर होता है समय के साथ भी देखिए ऐसा कोई विशेष टाइम नहीं है कि इतने टाइम में ही मिट्टी बनेगी, मृदा का निर्माण होगा, परंतु समय जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बहुत समय से वो वहाँ पर मृदा का निर्माण हो रहा है तो मृदा परिपक्व मृदा होगी, उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, और अगर वो उसको टाइम बहुत कम हुआ है अभी मृदा निर्माण को, तो वहाँ पर अपरिपक्व मृदा का निर्माण होगा, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी थिन लेयर होगी, यानी पतली जो है यहाँ पर संस्तर बनेगा मृदा का, पतला संस्तर यहाँ पर बनेगा मृदा का। परंतु अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक मोटा संस्तर बनकर मृदा का आएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है ये टोपोग्राफी, यानी ढलान जो है उसका। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई है आपको, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं आपको वैसे एक एक चीज़ें आपको समझा दी गई, जैसे कि जैविक क्रियाएँ होती है, जैविक क्रियाएँ जो होती है वो, है ना, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, देखिए यहाँ पर सब चीज़ें आपको बताई गई है। दीमक, केंचुए सब होता है। कालावधि टाइम जो होता है वो भी, कितना टाइम होगा मृदा को निर्माण होते उस वो भी इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मृदा के निर्माण में, उसके कारक होते हैं, ठीक है। फिर होता है उच्चावच, देखिए यहाँ पर टोपोग्राफी, तो उसमें भी है कि अगर यही देखिए अगर तीव्र ढाल होगी तो वहाँ पर छिछली यानी पतली उसका निर्माण होगा, और सपाट क्षेत्र है तो वहाँ पर मोटी परत का निर्माण होगा। यह है मूल शेल, है ना, तो मूल शेल जो है वो किस प्रकार की है, उसके गुण वो इसमें आएंगे। जलवायु है तो वहाँ पर भी होगा कि अगर ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है जहाँ पर बारिश अधिक होती है वहाँ का अलग होगा, जहाँ ठंडा है वहाँ पर अलग होगा, शुष्क जलवायु वहाँ पर अलग प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। तो ये सब चीज़ें मृदा निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं हम समाप्त कर लेते हैं। इतना सब हमने चीज़ें देख ली। इसमें आज हमने देख लिया वृहत संचलन, जिसमें हमने देख लिया मुख्य रूप से भूस्खलन जो है, और मैंने आपको बताया क्यों जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होता है, क्यों पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन कम होता है। देखिए 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको वो चित्र बनाना है और वो सब चीज़ें लिख देना है, आपके नंबर आ जाएंगे बढ़िया। फिर हमने देखा कि अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी, और मृदा जो है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, और मृदा निर्माण में कौन कौन से उसके कारक होते हैं, वो सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है, और प्रीलिम्स में भी बन सकता है, मेंस में भी यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो चैप्टर होने वाला है उसमें हम देखेंगे कि अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण की वजह से कौन कौन से जो है आकृतियों का निर्माण होता है, वो सब चीज़ें उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, और यहाँ से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमने वीडियो डालते रहें उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, और जो भी ज्ञान थोड़ा बहुत हमारे पास है अगर आपको लाभ हो पाए तो हमारा इसमें सौभाग्य होगा। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।